Assalamualaikum everyone. I hope all of you can hear me loud and clear. If so, please respond in the text. So how is everybody? I hope you all have understood the previous lecture. And as already I've told you, we're going to start the obstructive lung diseases today. The obstructive lung diseases are mainly they comprise of two lectures. Uh, is it clear now? Is the voice clear now? Okay. So we're going to start the obstructive lung diseases. There are basically four types, as I've already told you: emphysema, asthma, chronic bronchitis, and bronchiectasis. Okay, you guys are supposed to know the etiology, what are the causes, the pathogenesis, the morphology, and clinical features. Okay, we're just going to discuss emphysema and chronic bronchitis today. Okay, coming on to the obstructive lung diseases. These are characterized by an increase in resistance to airflow, either due to partial or complete obstruction at any level from trachea and larger bronchi to the terminal and respiratory bronchioles. Okay, this is the definition that is very important. When we talk about the obstruction में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन भी और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, फिजिकली आपको पता है कोई फॉरेन बॉडी ट्यूमर हो सकता है, और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है ये अब आप जब एम्फाइसीमा करेंगे तो फिर करेंगे. आप लोगों को पता होगा, पहले आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी की हुई है स्पायरोमीट्री लंग फंक्शन टेस्ट. ठीक है, स्पायरोमीट्री से हमें कुछ वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं और उसमें से दो हैं फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, if we take a ratio of forced expiratory volume by forced vital capacity and it is less than 0.7, then this generally indicates airway obstruction. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस कॉमनली कौन से हैं मैं आपको पहले भी बता दिया है: एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्मा एंड ब्रोंकिएक्टेसिस. ठीक है जी. Now what is COPD? COPD is a combined term used for both emphysema and chronic bronchitis. ठीक है जी, दोनों को हम ग्रुप करते हैं टुगेदर एंड दे आर रेफर टू एज chronic obstructive pulmonary diseases. ठीक है, chronic diseases हैं, obstructive भी हैं और pulmonary तो हैं. ठीक है, इन दोनों में एक कॉमन चीज है और वो क्या है कि इनका एक कॉमन ट्रिगर है विच इज सिगरेट स्मोकिंग. ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग बेसिकली इसका ट्रिगर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी पैथोजेनेसिस में समहाउ इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, आप दोनों डिजीजेस जब करोगे, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज एम्फाइसीमा? It is characterized by irreversible enlargement of air spaces distal to terminal bronchiole, accompanied by destruction of their walls without obvious fibrosis. ठीक है जी, यहाँ पे जो इन्होंने विदाउट ऑब्वियस फाइब्रोसिस कहा है ना, अब रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें उन्होंने ये देखा है कि कुछ हद तक ब्रोंकाई में फाइब्रोसिस भी होती है.
और वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ठीक है। सो व्हाट इज एम्फाइसीमा? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस। ये एनलार्जमेंट क्यों हो रही है ये हम अभी पैथोजेनेसिस में करेंगे। विच इज डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अगर आप एक लंग के लॉब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो उस लॉब्यूल में क्या होता है? पहले तो आपके होंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अगर आप आगे पिक्चर भी देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आपका आ जाता है एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। और ब्लाइंड एल्वियोलाई जो है या एयर स्पेसेस या एयर सैक्स वो बिल्कुल एंड में आते हैं, ठीक है जी। सो ये एयर स्पेसेस हैं बेसिकली, या फिर आप कह लो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो भी कंपोनेंट्स आते हैं जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ऑनवर्ड्स, वो सारे एनलार्ज होंगे बेस्ड ऑन द सेगमेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी यूनिट्स दैट आर इन्वॉल्व। किस जगह पे इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे एसएनएस में, उसकी बेसिस पे हम इसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, विच आर सेंट्री एसएनआर, पैन एसएनआर, पैरासेप्टल एंड इर्रेगुलर, ठीक है। सेंट्री एज द नेम इंडिकेट्स, जो सेंट्रल पोर्शन है एसएनएस का वो इसमें इन्वॉल्व होगा या प्रॉक्सिमल पोर्शन इन्वॉल्व होगा। आपने देखा है यहाँ पर प्रॉक्सिमल पोर्शन या सेंट्रल पोर्शन जो है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट? द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये सेंट्रल एसएनआर की आप देख लो, इसमें एनलार्जमेंट कहाँ पर है? सेंट्रल एसएनआर एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के लेवल पे। और उसके बाद जो कंपोनेंट्स है जैसे एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलस वो इसमें सॉरी एयर स्पेसेस या एयर सैक्स वो इसमें स्पेयर्ड है। सो आर यू विद मी अभी तक? चलो थोड़ा सा इसको मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, जो लोग अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, ठीक है जी। एम्फाइसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें इतनी कोई खास और फाइब्रोसिस नहीं होती, मगर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अभी रिसेंट स्टडीज में ये उन्होंने डिटेक्ट किया है कि कुछ हद तक फाइब्रोसिस भी होती है इन द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी। Based on the segment of the respiratory unit that is involved, emphysema is classified basically into 4 major types: centri-acinar, pan-acinar, paraseptal, and irregular. So coming on to the centri-acinar type, जब जो आपने टाइप करनी है उसमें आपने एक तो जो रीजन इन्वॉल्व है एसएनएस का वो बताना है, इसके साथ आपने बताना है कि लंग में किस जगह पर ये ज़्यादा कॉमन है, और इसके अलावा कि किस डिजीज के साथ इसकी एसोसिएशन। तो क्या 3 चीजें आप लोगों ने बतानी है? द पार्ट ऑफ एसएनएस इन्वॉल्व, साइट, ठीक है। साइट आप नहीं कहोगे इसको, एसएनएस में इस ये किस जगह पे इन्वॉल्व है वो बताना है आपने। फिर लंग में ये किस जगह पर इन्वॉल्व है, अपर जोन है, अपर लोब है या लोअर जोन है, इस तरह करके। और फिर ये कि इसमें डिजीज कौन सा इन्वॉल्व है, ठीक है। सो सेंट्री एसएनआर जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को ऑक्यूपाई करेगा और इस पर डिस्टल एल्वियोलाई जो है वो स्पेयर्ड होंगे, ठीक है। अच्छा जी। सो ऑब्वियसली अगर डिस्टल वाले स्पेयर्ड हैं तो उसमें नॉर्मल एयर स्पेसेस भी एग्जिस्ट करेंगे विद एम्फाइजीमेटस या एनलार्ज एयर स्पेसेस। इसमें लीजन्स जो है वो ज़्यादा कॉमन अपर लोब्स में हैं या फिर एपिकल सेगमेंट्स में। एपेक्स आपको पता है अपर वाला जो है इसका लोब उसमें होता है। और इसकी एसोसिएशन है विद हेवी स्मोकिंग या फिर आप कह लो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो है भी हेवी स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन होती है। उसके बाद आप आ जाएं पैन एसएनआर पे। एज द नेम इंडिकेट्स, पैन का क्या मतलब है? कंप्लीट या एज अ होल, ठीक है। तो यहाँ पर पैन जो है वो एसएनएस के लिए इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। द होल एसएनएस इन्वॉल्व इज इन्वॉल्व फ्रॉम द लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ऑनवर्ड्स एल्वियोलर सैक्स तक। ये आप इसकी पिक्चर भी देख लो। पैन एसएनआर में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलाई सब इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा जी, ये ज़्यादा कहाँ पर कॉमन है?
लोअर जोन्स में और एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग्स पे, ठीक है। इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। आप लोगों को पता है व्हाट इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन? एनीबॉडी? हाँ, वेरी गुड। इट इज एन एंटी प्रोटीएज। सो दिस एंटी प्रोटीएज, इसका फंक्शन क्या होगा? It acts against this protease enzyme, and these proteases are secreted from where? कहाँ से secrete होंगे? बेटा, हाँ, इलास्टेज जो है ना एंजाइम, वो भी एक प्रोटीएज ही है, ठीक है। हाँ, इलास्टिन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट ये कैसे करेगा? ये सिक्रीट, ये जो प्रोटीएजेस हैं बेसिकली ये इलास्टेजेस हैं, ये सिक्रीट कर होते हैं न्यूट्रोफिल से। सो एक आपको पता चल गई है इसकी पैथोजेनेसिस में कॉज, ये जो भी नॉक्शियस स्टिमुलाई हैं, जो भी ट्रिगर हैं, वो क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे, और उस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में न्यूट्रोफिल्स प्रोटीएजेस सिक्रीट करेंगे। सो जो इंडिविजुअल्स लैक करते हैं एंटी अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, वो लोग ज़्यादा प्रोन होंगे फॉर द डैमेज बाय दीज प्रोटीएजेस, ठीक है। आपका जो लंग टिश्यू है, लंग पैरेन्काइमा है, आपके जो ब्रोंकाई हैं, इनमें इलास्टिक टिश्यू होता है, और वो क्यों होता है? फॉर इलास्टिक रिकॉइल, ठीक है। एक वजह ये है ऑब्स्ट्रक्शन की इसमें कि ये जो इलास्टिक रिकॉइल ख़त्म हो जाता है लंग से, लंग टिश्यू से, उसकी वजह से आपकी ब्रोंकाई जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, और ये इरिवर्सिबल इसकी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इरिवर्सिबल हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ डिजीजेस हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, जैसे कि एजमा, ठीक है, उसमें रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है जी। ये इसका डिफरेंस है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये देख लो आप लोग, लंग की ग्रॉस की पिक्चर है ये जो एयर स्पेसेस हैं वो इतने डायलेटेड होते हैं कि ग्रॉस पे भी नजर आते हैं। सो ये सेंट्री एसिनर की है, जिसमें सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एसिनस इज इन्वॉल्व, और ये पैन एसिनर है ऑन द राइट साइड। आप देखो तो इसमें सारे जो हैं पूरा एसिनस इज इन्वॉल्व, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। कमिंग ऑन टू द डिस्टल एसिनर टाइप, उसमें एज द नेम इंडिकेट्स प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है नॉर्मल होगा, और डिस्टल पार्ट मोर प्रोमिनेंट प्रिडोमिनेंटली इन्वॉल्व है। सो जो डिस्टल पार्ट है वो किससे फॉर्म हो रहा है? एनीबडी? डिस्टल पार्ट में एसएनएस की क्या चीज आ जाती है? हाँ, एयर स्पेसेस, एयर सैक्स या एल्वियोलाई कह लो आप लोग, ठीक है। सो ये जो है एम्फाइसीमा, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? एडजेसेंट टू द प्लूरा, along the lobular connective tissue septa and at the margins of the lobules, ठीक है। इसकी एसोसिएशन जो है वो किसके साथ है, किस डिजीज के साथ है? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स, जो हमने कल भी किया था, ठीक है, जिसमें एपिकल ब्लेब्स बन जाते हैं। आई होप यू ऑल कैन रिकॉल दिस। सो डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा जो है, इसमें डिस्टल पोर्शन ऑफ द एसिनस इज इन्वॉल्व, प्रॉक्सिमल वाला इसमें स्पेयर्ड होगा, नॉर्मल होगा। इसकी जो है appearance, it is adjacent to the pleura and along the lobular connective tissue septa or margins of the lobule। अच्छा जी, तो फाइब्रोसिस, स्कारिंग और एटेलेक्टेसिस वगैरह में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा इसकी एसोसिएशन है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स के साथ। ओके जी, कमिंग ऑन टू irregular emphysema, it is so named because इसमें SNS involvement is irregular. It is associated with scarring and it is not
as such clinically significant. ठीक है जी। एक पिक्चर मैंने आपके लिए रखी थी, इसमें ये देख लो आप लोग, शायद आपको इससे भी ज़्यादा क्लियर हो। डिस्टल और पैरासेप्टल एम्फाइसीमा में कहाँ पर है इन्वॉल्वमेंट? ये एयर सैक्स पे, ठीक है। इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स वगैरह स्पेयर्ड है। पैन एसिनर पे अगर आप आओ तो इसमें पूरा का पूरा एसिनस इज इन्वॉल्व, ठीक है जी। सेंट्रल लोब्यूलर में सेंट्रल पोर्शन व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, वो इन्वॉल्व है, सॉरी, ठीक है जी। और इरेगुलर में देयर इज इरेगुलर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आप देखो नीचे इरेगुलर में एयर स्पेसेस नजर आ रही हैं, कुछ डायलेटेड है, कुछ नॉन डायलेटेड है, ठीक है जी। क्लियर है सबको ये? पैरासेप्टल में बेटा ऐसा इतना कोई नहीं है, इरेगुलर है वो, ठीक है। सॉरी, डिस्टल वाला जो है वो पैरासेप्टल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बताया है कि अलोंग सेप्टा ये लाई करता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है जो अनक्लियर है? बस इसमें यही है, डिस्टल है इसका नाम, या इसको पैरासेप्टल भी कहते हैं। डिस्टल होने की वजह से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें डिस्टल पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें एयर सैक्स लाई करते हैं। और पैरासेप्टल से ये है कि इसमें इट इज प्रेजेंट अलोंग द लोबुलर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शैल आई कंटिन्यू? चलो, पैथोजेनेसिस पे हम आ जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है इसमें कुछ चीज़ें एनवायरमेंटल इंसल्ट्स भी हैं और कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। एनवायरमेंटल इंसल्ट में तो टोबैको स्मोकिंग आ गई, या कोई भी नॉक्शियस पार्टिकल्स जो लंग को डैमेज करते हैं, कोई एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा क्या है? इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन जो है वो तो सेकेंडरी टू सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है, और जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस इंजरी है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी है। अब इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है वो क्या है? क्या है जी? आप लोग भी बताएं, किस चीज़ के लिए? हाँ, वेरी गुड। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो individuals they those that lack this enzyme या जीन, वो प्रोन होते हैं फॉर एक्शन ऑफ दीज प्रोटीजेस दैट आर सिक्रेटेड बाय न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एक एक करके अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो सबसे पहले तो देखो आप लोग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और ल्यूकोसाइट्स। आपको मैंने बताया है जो सिगरेट स्मोक है इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है। So there are certain inflammatory mediators that are secreted, जैसे कि इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्राइन B4 एंड TNF, ठीक है। ये सिक्रीट कहाँ से होंगे? जो रेजिडेंट एपिथेलियल सेल्स हैं और आपके जो मैक्रोफेजेस हैं वहाँ से सिक्रीट होंगे। और ये क्या इंड्यूस करते हैं? कीमोटैक्टिक सिग्नल इंड्यूस करते हैं फॉर न्यूट्रोफिल्स दैट लाई इन द वेस्कुलेचर, कि वो आके वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस इंड्यूस करें, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करें। आगे आ जाता है आपका प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस। सो कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो लैक करते हैं दिस एंटी प्रोटीएज, और आपको पता है कि जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, न्यूट्रोफिल्स ने कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करना है। सो उस स्ट्रेस को ये इंडिविजुअल्स जो हैं दे लैक द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट, ठीक है जी। उससे क्या होगा फिर? अल्टीमेटली आपका लंग पेरेंकाइमा डैमेज होगा, और आपके जो ब्रोंकाई हैं उनमें जो इलास्टिक रिकॉइल है वो इतना नहीं प्रेजेंट होगा। तो आपकी जो एयर स्पेसेस हैं अल्टीमेटली इनको होता क्या है कि जब इतना टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपके एल्वियोलाई हैं, छोटे छोटे एल्वियोलाई, स्मॉल एल्वियोलाई, इनकी जब वॉल्स डैमेज होंगी ये कोएलेस करके बिगर एयर स्पेसेस बना देते हैं, ठीक है जी। अब आपको
पता है ये एक या तो बहुत मल्टीपल स्मॉल एल्वियोलाई थे, उनका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा था कंपेयर टू कि एक ही बड़ा सा कोई एल्वियोलस हो। ठीक है जी, एक तो ये सरफेस एरिया कम हो गया, गैस एक्सचेंज के लिए आपके पास सरफेस कम हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा ये इसमें होता है कि जो फाइब्रोसिस वगैरह होती है उसकी वजह से जो लंग पेरेंकाइमा है वो वेस्कुलेचर को आप कह लो कि वेस्कुलेचर का जो ब्लड फ्लो है उसको इम्पीड करता है। ठीक है जी, सो ब्लड फ्लो जब वहाँ से इम्पीड होगा वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, तो वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ और पल्मोनेल और राइट हार्ट फेलियर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पे आप आ जाओ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वही आपको पता है, स्मोकिंग से या कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई एनवायरमेंटल वहाँ से प्रोड्यूस होगा, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करें। ठीक है जी, इसके अलावा इन्फेक्शन जो है वो उसका रोल एम्फाइसीमा में एज अ ट्रिगर तो नहीं है, बट इन्फेक्शन जो है वो इन्फ्लेमेशन को सस्टेन करने का इसमें रोल है। ठीक है जी, हाँ, पीआई लोकस वाली बात जो है वो आप लोगों ने शायद पढ़ भी ली होगी कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो होमोजाइगस होते हैं फॉर दिस पीआई लोकस। ठीक है, ये पीआई लोकस का इस पे जीन है जो ये प्रोटीएज बनाती है, एंटी प्रोटीएज बनाती है, सॉरी। तो जो लोग होमोजाइगस हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस जीन, होमोजाइगस का क्या मतलब है कि जीन के दो पार्ट्स, दो एलील्स थे, वो दोनों एलील इसमें लॉस है। ठीक है, सो टोटल लॉस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस जीन या उसका प्रोडक्ट है इसमें, उन लोगों में बिल्कुल एंटी प्रोटीएज फॉर्मेशन होती ही नहीं है। So these individuals are more prone of injury by these proteins. ठीक है जी, सब लोग मेरे साथ हैं अभी यहाँ तक। आगे अगर हम आ जाएं, इसकी आप देख लो, ये फ्लो चार्ट भी है, ऐसा शो किया हुआ इन्होंने। ट्रिगर यहाँ पर है स्मोकिंग या एयर पोल्यूटेंट प्लस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसमें वही चीज़ आ जाती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इन चीज़ों इन्होंने क्या चीज़ तीन चीज़ें प्रोड्यूस करनी है यहाँ पर, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ने सेल्स को इंजर किया, वे बहुत क्लोज हुए और डाई हो गए। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है, वो सस्टेन हो रही है बाय दीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस जो है, ये सारे जो है मिलकर क्या करेंगे, एल्वियोलाई की वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये आपको समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे बता दो कि वॉल डिस्ट्रक्शन के बाद ये एयर स्पेस एनलार्जमेंट होती कैसे है। ठीक है, इफ नॉट तो मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ दोबारा। ठीक है, आगे आप लोग आ जाओ, ये आपकी बुक में तो नहीं है पिक्चर, लेकिन मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए इसमें डाली हुई है। ये देख रहे हो आप लोग, टोबैको स्मोक इसका ट्रिगर है। इससे निकोटीन जो इसका कंपोनेंट है उसमें क्या करना है, और यहाँ पर जो रेजिडेंट एपिथेलियल सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने क्या सिक्रीट किए हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इंटरल्यूकिन 8, वही तीनों में जो मैंने आपको बताए हैं, इंटरल्यूकिन 8, लिकोट्राइन जी4, टीएनएफ। इसके पैथोजेनेसिस में अगर आप ये पिक्चर भी बना दो तो भी मेरा ख्याल है यू वुड बी एबल टू गेन मार्क्स। ठीक है जी, इन्होंने स्टिमुलेट किया न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल अब आके जो है वो अपने प्रोटीएजेस रिलीज करेगा, कोई ऑक्सीडेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, और ये अल्टीमेटली चीज़ें जो है डैमेज करेंगी एल्वियोलस को। कंबाइनिंग इफेक्ट इसका कब होगा डैमेज का, जब इंडिविजुअल इज लैकिंग द एंटी प्रोटीएज। ठीक है जी, सो अगर हम क्लिनिकली पेशेंट को देखें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के पेशेंट्स जो हैं ये बिल्कुल डिफर करते हैं। दोनों एंटिटी सेम डिजीज सिंड्रोम के अंदर आती हैं, सीओपीडी के अंदर, मगर एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों की पेशेंट्स जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं क्लिनिकली। अगर आप एम्फाइसीमा के पेशेंट देखो, उसमें ज़्यादा पेशेंट को डिस्निया होगा एज कम्पेयर टू कॉफ।
ठीक है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अगर आप देखेंगे तो कॉफ ज़्यादा है विद स्पार्स, या फिर अल्टीमेटली अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो कोपियस स्पूटम भी हो जाता है उसमें, ठीक है। जो आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है उसमें वो ओवरवेट होगा, आपका एम्फाइसीमा का पेशेंट जो है वो लीन होगा, थिन होगा, इसमें वेट लॉस ज़्यादा कॉमन है। इसमें आपका पेशेंट के कुछ क्लासिक साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट का जो है ओवर इन्फ्लेशन की वजह से जो लंग वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाता है, इस वजह से आपका बैरल चेस्टेड जो है इंडिविजुअल नजर आता है, ठीक है। ही वुड बी ऑब्वियसली डिस्निक, डिस्निक है तो वो इस तरह की पोजीशन में बैठा हुआ होगा एज इन हंच्ड ओवर, ठीक है। एंड ही ब्रीथ्स थ्रू पर्स लिप्स। ये इंडिविजुअल जो है एट रेस्ट वेल ऑक्सीजनेटेड होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको डिस्निया होता है, ये ओवर ब्रीथ कर रहे होते हैं, ओवर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, और इस डिस्निया की वजह से, ओवर ब्रीथ करने की वजह से दे अपीयर पिंक, ठीक है। अब ये इसमें बड़ी आयरॉनिक सी बात है, मगर होता ऐसे ही है। एक तो ये है, यहाँ आप कह रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है भी, और दूसरा ये कि ये पेशेंट इंडिविजुअल जो है वो पिंक है, मगर ये इसकी हाइपोक्सीमिया की वजह से, ओवर वेंटिलेशन की वजह से ये इंडिविजुअल जो है पिंक नजर आएगा। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि एम्फाइसीमा के पेशेंट्स की क्या वो है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, तो आप मुझे क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये कि पेशेंट पिंक अपीयरेंस सबसे पहले ही आपने करना, थिन लीन पेशेंट होगा, डिस्कनेक्ट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। कॉफ रिलेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। पेशेंट का चेस्ट कैसा होगा? बैरल चेस्टेड, ठीक है, बहुत वॉल्यूमिनस सा चेस्ट होगा। एंड हाउ वुड ही बी सिटिंग? ही वुड बी सिटिंग इन अ हंच्ड ओवर पोजीशन, ठीक है। और पेशेंट की का कलर का कॉम्प्लेक्शन कैसा नजर आएगा? पिंकिश नजर आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। पिंकिश अपीयरेंस की वजह से इसके इंडिविजुअल्स को हंच्ड ओवर, बेटा हंच्ड ओवर, हंच्ड ओवर का मतलब है कि थोड़ा सा आगे लीन करके बैठा होगा, ठीक है। गॉट इट? ठीक है। मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखो, ग्रॉस पे आपको पता है इतनी ओवर इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से वॉल्यूमस लंग्स नजर आएंगी, एंड दे वुड बी, अगर लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वो आपके हार्ट को ओवरलैप करेंगी। अगर आप चेस्ट रेडियोग्राफ में भी देखो तो आपको डार्कर अपीयरिंग लंग्स नजर आएंगे ड्यू टू मोर एयर, और जो आपका हार्ट है उसका शेडो थोड़ा सा छोटा नजर आएगा, ठीक है जी। एपिकल ब्लेब्स और बुल्ले भी नजर आ सकते हैं, वो इरेगुलर एम्फाइसीमा में ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप कट सरफेस ऑफ लंग देखो तो आपको लार्ज एल्वियोलाई वैसे ही नेकेड आई पे नजर आएंगे। माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखें तो ये जो लार्ज एल्वियोलाई, इनके दरमियान भी थिन से सेप्टा होंगे विद ओनली फोकल सेंट्रियसिनल फाइब्रोसिस, ठीक है, थोड़ी सी फाइब्रोसिस इसमें होती है। लॉस ऑफ अटैचमेंट एल्वियोलाई की आउटर वॉल के साथ, ये सब चीज़ें आपको पता है, आपको पहले भी बताया था। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और उसकी वजह से आर्टीरियल चेंजेस आते हैं, जिसमें कि पेशेंट डेवलप करता है अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, ठीक है। आर्टीरियल हाइपरटेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो सारा एयर स्पेस इनलार्जमेंट है, फाइब्रोसिस है, उसकी वजह से पेरेन्काइमा कंप्रेस करता है आर्टरीज को, तो वहाँ से ब्लड पास होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी वजह से पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन और अल्टीमेटली फॉर पल्मोनियल और अल्टीमेटली राइट हार्ट फेलियर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, ये तो बात अभी तक स्मॉलर एयरवेज की थी हमने, बट जब ये ब्लेब्स और बुलेट जो है वो इतने लार्ज हो जाते हैं, ये लार्जर एयर स्पेसेस जो हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वही इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखो तो आपको नजर आ सकते हैं, उसमें बेसिकली न्यूट्रोफिल्स ही होंगे। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। आगे हम सीओपीडी की दूसरी एंटिटी पे चलते हैं, विच इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। Chronic bronchitis is
कोर्स ऑफ कॉमन आप लोगों के लिए इसका कोई इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस भी नहीं किया। ठीक है जी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पे अगर आप आओ तो इट इज़ डिफाइंड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अगर आपको पेपर में आ जाए इसका सिनेरियो तो मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कॉफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉफ जो है और इसलिए ये तो एज़मा में भी होता है, मगर एज़मा में आप देखो तो स्पूटम प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है जी, so it is defined clinically as persistent cough with sputum production for at least 3 months in at least 2 consecutive years in the absence of any other identifiable cause. ठीक है जी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो इसकी ज़्यादा एसोसिएशन है एज कम्पेयर टू एम्फाइसीमा विद स्मोकिंग। हैबिचुअल स्मोकर्स में या इनहेबिटेंट्स ऑफ स्मॉग लेडेड सिटीज़ में ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है जी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ सीओपीडी। आपको बताया है दोनों डिजीजेस मिलकर कंप्राइज करते हैं सीओपीडी। व्हेन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस परसिस्ट फॉर years, it may accelerate decline in lung function, leading to cor pulmonale and heart failure. ये आपको पहले भी बता दिया। ठीक है जी, कॉर पल्मोनल और हार्ट फेलियर के बाद ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें इतने इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं कि अल्टीमेटली इट मे लीड टू मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ठीक है जी, प्रोवाइडिंग अ रिच सॉइल फॉर कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम कार्सिनोमा ऑफ लंग करेंगे तो उसमें भी आप इसकी एसोसिएशन देखोगे। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कुछ इनिशिएटिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोक या फिर डस्ट फ्रॉम ग्रेन, कॉटन एंड सिलिका। ये जो सिलिका वगैरह है ये आगे जब आप रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस करोगे, अभी तो हम ऑब्स्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी सिलिकोसिस वगैरह की। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या चीज़ है जी, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन। ये हाइपर सिक्रीशन क्यों है और ये सिक्रीशंस कहाँ से होती हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दीज आर फ्रॉम दीज सबम्यूकोजल ग्लैंड्स। ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। आपकी एल्वियोलाई जो है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस नहीं करते। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है सिक्रीशंस? दीज आर प्रेजेंट प्रोड्यूस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दीज म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द airways. Basis for mucus secretion is incompletely understood, but it appears to involve inflammatory mediators such as histamine and interleukin-13. वही जो noxious stimuli है वो inflammatory mediators को, जैसे कि emphysema में था, वो हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन-13 को एक्टिवेट करेंगे और ये म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन करवाएंगे। यहाँ पर गॉबलेट सेल्स जो है स्मॉल एयरवेज में वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी, leading to excessive mucus production that contributes to airway obstruction. So, goblet cell hyperplasia is one feature. Submucous gland hypertrophy and increase in goblet cell are protective reactions against the tobacco smoke. Okay? But यही फीचर्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो दे लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी, inhalants then induce chronic bronchitis cause cellular damage, eliciting both acute and chronic inflammatory responses involving neutrophils, lymphocytes, and macrophages. ठीक है जी, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर इन्फ्लेमेशन है तो इट वुड अल्टीमेटली लीड टू fibrosis involving the small intestine, or ultimately they would narrow and lead to obstruction. Infections का इसमें बड़ा रोल है। अगर आपके से पूछा जाए कि एम्फाइसीमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में से दोनों में से किस में इन्फेक्शंस का ज़्यादा रोल है, तो आप कहेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो हम क्लिनिकली आ जाते हैं। अभी आपने एम्फाइसीमा का पेशेंट देखा था, अब अगर आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट देखो तो इसमें देयर वुड बी परसिस्टेंट कॉफ, इसकी डेफिनेशन में भी यही है, एंड इट इज प्रोडक्टिव ऑफ स्पार्स स्पूटम। स्पार्स शुरू में स्पार्स होगा लेकिन अल्टीमेटली कोपियस भी हो जाता है। जो आपके सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उसमें पेशेंट प्रेजेंट तब करता है सिवियर सिम्टम्स के साथ जब उसका
ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ लंग फंक्शन रिपेयर पहले ही हो चुका होता है। ठीक है जी। अगर पेशेंट कंटिन्यूस स्ट्रेस है, कंटिन्यूसली पेशेंट स्मोक कर रहे हैं, तो पेशेंट को क्या होगा जी, हाइपरकैपनिया होगा, सॉरी हाइपोक्सीमिया होगा पेशेंट को। सेकेंड। ठीक है जी। और यहाँ पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में पेशेंट वुड बी साइनोटिक, जिसको ब्लू फ्लोटल्स भी हम कहते हैं। ये इसका डिफरेंस है एम्फाइसीमा से, जिसमें पिंक स्पॉटर्स से। अगर आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट देखो तो उसमें ओबीस पेशेंट होगा, he would not be that much dyspneic as compared to emphysema. He would not be hunched over, ठीक है, lean forward करके नहीं वो बैठा हुआ होगा, और बट उसमें कॉफ बहुत ज़्यादा होगी, and it would be productive, और patient would be cyanosed। ठीक है, इसमें वही चीज़ आ जाती है, जब लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो इट वुड अल्टीमेटली लीड टू कॉर पल्मोनल एंड कार्डिक फेलियर। डेथ का चांसेस इसमें क्यों है? ड्यू टू सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस। इसकी मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखो तो ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो है वो ज़्यादा कॉमन एम्फाइसीमा की निस्बत क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपरीमिया होगा, स्वेलिंग, एडिमा होगा ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, देयर वुड बी एक्सेसिव म्यूसिनस या म्यूकोपुरुलेंट सिक्रीशंस। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होंगे, जिसमें कि ज़्यादा इन्फ्लेमेट कॉमनली कौन सा होता है? लिम्फोसाइट्स का। और आपको पता है कि म्यूकस सिक्रीटिंग जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपरट्रोफीड हैं, और जो आपके गॉबलेट सेल्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं इन नंबर। ठीक है, विच इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। अच्छा जी, एक इंडेक्स होती है रीड इंडेक्स, वो क्या है? वो इसको असेस करने के लिए। ठीक है जी, इट कैन बी असेस्ड बाय रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ the mucus gland layer to the thickness of wall between the epithelium and the cartilage। ठीक है जी, रीड इंडेक्स नॉर्मली 0.4 है, और आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि 0.4 जो है वो नॉर्मल है, और अगर इससे इंक्रीज है तो ये किस कंडीशन में होगी? ठीक है, इंक्रीज्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में होगी। इसमें भी मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, और अल्टीमेटली आपको पता है यहाँ पर फाइब्रोसिस भी होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। एंड एक कंडीशन होती है bronchiolitis obliterans, which is due to obliteration of the lumen due to fibrosis। आपके ब्रोंकाई का जो ल्यूमेन है ये जब बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो जाएगा ड्यू टू फाइब्रोसिस, तो दिस लीड्स टू ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। ये आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए एक पिक्चर इसमें मैंने डाली थी, इसमें आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों के पेशेंट्स क्लिनिकली कितने डिफर करते हैं। कैन यू ऑल अप्रिशिएट दिस? ठीक है जी, एम्फाइसीमा के पेशेंट कैसे है? पिंक कलर का। दोनों की एज में कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? एम्फाइसीमा का पेशेंट इज एल्डरली एज कंपेयर टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, पिंक कलर है इसका, हंच्ड ओवर या लीन फॉरवर्ड करके बैठा हुआ है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, डिस्निया है पेशेंट को। इसके लंग एक्सरे पे देखो अगर आप, हाइपर इन्फ्लेटेड से ब्लैक कलर के लंग्स हैं, उनमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं नजर आ रहा, कोई आर्किटेक्चर नहीं नजर आ रहा लंग का। एम्फाइसीमा का पेशेंट बेटा यंग ही है, इट इज ओल्डर एज कंपेयर टू हाँ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट।
इसका चेस्ट यहाँ पे तो इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, बैरल चेस्टेड, बट इट इज समवॉट ब्रॉडर, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे आप हार्ट देखो, हार्ट कैसा नजर आ रहा है, थोड़ा सा इलोंगेटेड सा और थोड़ा स्मॉलर नजर आ रहा है ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन। हाँ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का यंग पेशेंट है, स्मोक देख रहे हो आप कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट इज ओवरवेट, ही साइनोटिक ब्लू कलर का है, ठीक है जी। कॉफ कर रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग की ज़्यादा एसोसिएशन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ है, ठीक है जी। तो यही डिफरेंसेस आप यहाँ इस टेबल फॉर्म में भी देख लें, या आपकी बुक में भी है टेबल। वेट लॉस जो है वो एम्फाइसीमा में, ठीक है जी। एज पता है आप लोगों को, एम्फाइसीमा में ज़्यादा ओल्डर है, 50 to 75, ब्रोंकाइटिस में कंपैरेटिवली थोड़ा यंगर है, 40 to 50, ठीक है। डिस्किया जो है वो ज़्यादा सिवियर किस्में है एम्फाइसीमा में, कॉफ ज़्यादा सिवियर किस्में है विद कोपियस स्पूटम ब्रोंकाइटिस में, इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन ब्रोंकाइटिस में है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा कॉमन एम्फाइसीमा में टर्मिनल स्टेजेस पे होती है और ब्रोंकाइटिस में रहती है, ठीक है, रिपीटेड होगी। कॉर्ड पल्मोनेल भी ज़्यादा कॉमन जो है वो ब्रोंकाइटिस में, वो शुरू से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एयरवे रेजिस्टेंस ज़्यादा किसमें, ब्रोंकाइटिस में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ही ब्रोंकाया में ज़्यादा फाइब्रोसिस वगैरह हो रही है, वहाँ पर एम्फाइसीमा में तो एयरवे एनलार्जमेंट है बेसिकली, ठीक है। इलास्टिक रिकॉइल जो है वो किस में कम होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए एम्फाइसीमा में। चेस्ट रेडियोग्राफ पे एम्फाइसीमा में तो ओवर इन्फ्लेटेड या हाइपर इन्फ्लेटेड कह लो लंग्स नजर आते हैं, स्मॉल हार्ट नजर आएगा उसी की वजह से, और ब्रोंकाइटिस है उसमें थोड़ी ये लंग आर्किटेक्चर प्रोमिनेंट नजर आता है, ठीक है, इसमें लार्ज हार्ट भी नजर आएगा। दोनों की अपीयरेंस में फ़र्क है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट वुड बी ब्लू ब्लोटर और एम्फाइसीमा का वुड बी पिंक पफर, ठीक है जी। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट डाला हुआ है यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस का, ये आप लोग देख लो। द कॉज ऑफ ब्लू ब्लोटर इज साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस क्यों हो रहा है यहाँ पर, आपको पता है नॉर्मल रिस्पॉन्स बॉडी का क्या होता है कि जब वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई इतनी नहीं होती, तो वो जो नॉन वाइटल ऑर्गन्स है वहां से ब्लड शंट होके वाइटल ऑर्गन्स पे आना शुरू हो जाता है। तो जो आपकी टिप ऑफ नोज है, आपकी जो फिंगर्स हैं, आपकी स्किन जो है वो, क्योंकि वहां पर ब्लड कम है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है, इसलिए वो ब्लू अपीयरेंस देता है, ठीक है। और ब्लोटर इसको इसलिए कह रहे हैं, ये टर्म्स जो है ना इतनी वो नहीं है कि मतलब क्लिनिकली स्पीकिंग, ये बस एक सिर्फ लेमैन टर्म्स कह लो, क्योंकि पहले जो इतनी रिसर्च वगैरह ओरिएंटेड तो नहीं होता था, इंडिविजुअल जो इन डिजीजेस में लाया करते थे उनके करेक्टरिस्टिक्स इस तरह के होते थे, इसलिए उसके नाम रख दिए हैं। बट अगर आप अपनी नॉलेज के लिए अभी भी देखो तो ब्लू ब्लोटर ही होता है, ओवर वेट इंडिविजुअल है और साइनोटिक है, इसलिए उसको ब्लू ब्लोटर का नाम दे दिया जाता है। और पिंक पफर इसलिए कहते हैं क्योंकि पिंकिश उसकी अपीयरेंस है ओवर वेंटिलेशन की वजह से, पफर इसलिए है क्योंकि जाहिर है इतना डिस्लिक है वो। हाँ, इसमें पेरिफेरल एडीमा भी होता है, क्योंकि इसमें आपका हार्ट फेलियर भी होता है, जो हार्ट इज नॉट कॉम्पनसेटिंग, और इसमें स्टेसिस ऑफ ब्लड है, कूलिंग ऑफ ब्लड है इन द वेस्कुलेचर की वजह से।
आप लोग मेरा कर्सर देख सकते हैं? चलो दैट्स गुड। सो आप लोग मेरे साथ साथ करें इसकी पैथोजेनेसिस का ये फ्लो चार्ट। बेसिकली इसमें एम्फाइसीमा में क्या था जी? पैथोजेनेसिस में दो फैक्टर्स हमने किए थे, एक तो जेनेटिक था और दूसरा क्या था? एनवायरमेंटल था। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स में वही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आ जाती है, और जो आपका एनवायरमेंटल है उसमें वही बर्निंग वगैरह, ऑक्यूपेशनल स्मोक या फिर स्मोकिंग वगैरह। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है तो उसमें एंटी प्रोटीएज जो है वो डेफिशिएंट है, and this prevents the breakdown of elastase by the elastase that is secreted from neutrophils। जो आपकी स्मोक वगैरह है ये क्या कराते हैं? इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कराते हैं। कैसे? या आपको जो एक पिक्चर दिखाई थी उसमें था, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस इन्होंने इस तरह से करना है कि जो रेजिडेंट इन्फ्लेमेटरी सेल रेजिडेंट एपिथेलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस है वो सिक्रीट कराते हैं कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जिन्होंने किसको मूव करना है? न्यूट्रोफिल्स को, फ्रॉम द वेस्क्यूलेचर टू द लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे ऑक्सीडेंट स्ट्रेस करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे। यहाँ पर आप देख लो, इलास्टेज जो है वो इंक्रीज्ड है, अनओपोज्ड है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। ये दोनों चीज़ें जो है अल्टीमेटली लीड करेंगी डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स। ठीक है, और कुछ कैपिलरीज जो हैं उसके साथ एसोसिएटेड उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? देयर इज लैक ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, जिससे एनलार्ज एयर स्पेसेस होंगी। जब एल्वियोलर वॉल स्मॉल एयर एल्वियोलाई से कोलेस करके लार्जर एल्वियोलाई बन गए हैं तो इसमें आपका जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो जाता है। सो देयर इज impaired gas diffusion due to lesser surface area। एयर यहाँ पर ट्रैप किस तरह होती है एम्फाइसीमा के केस में? आपको पता है एम्फाइसीमा के जो इंडिविजुअल्स हैं दे ओवर वेंटिलेट। ठीक है, वो इतने डिस्लेक होते हैं, वो अपने हाइपोक्सीमिया को कॉम्पनसेट करने के लिए ओवर वेंटिलेट करते हैं। हाँ, एक्सपिरेशन की ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आप कह सकते हो, इलास्टिक रिकॉइल नहीं है। ठीक है, इनहेल तो इंडिविजुअल कर लेता है मगर एक्सपायर उतना प्रॉम्प्टली या उतना इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं कर पाता ड्यू टू लैक ऑफ इलास्टिक रिकॉइल। और इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि यहाँ पर स्टेल एयर जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, न्यू ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो जो है इतनी ज़्यादा पेशेंट इंस्पायर नहीं कर रहा होता और जो स्टेल एयर है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इस वजह से भी पेशेंट को ओवर वेंटिलेट करना पड़ता है टू मीट द डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड्स। अच्छा, अगर आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे आ जाओ तो इसकी पैथोजेनेसिस में क्या था? सबसे पहले तो म्यूकस हाइपरसिक्रीशन थी। ठीक है, म्यूकस हाइपरसिक्रीशन जो है वो आपके इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से भी हो सकती है। यहाँ पर कौन से ग्लैंड्स और कौन से सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे थे? goblet cells जो है they increase in number and your mucus secreting glands they are enlarged। ठीक है, इसके अलावा जो है there is infection, infection would lead to inflammation, inflammatory जो changes हैं वो आपके पहले तो स्मॉलर ब्रोंकाई में होंगे, फिर लार्जर एयरवेज को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली तो नैरोइंग ऑफ स्मॉल एयरवेज को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, इसी की इन्फ्लेमेशन है। ये नैरोइंग ऑफ एयरवेज जो है वो एज्मा में भी प्रेजेंट है, बट हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस?
आपको मैंने बताया था। एस्मा के केस में जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या जो नैरोइंग एयरवेज है वो कैसे डिफर करती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से? फाइब्रोसिस भी एक पॉइंट क्या आपका। एस्मा में जो है ये हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से है, ठीक है। तो इट इज मच मोर ट्रीटेबल कॉज एज कम्पेयर टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और ये एस्मा के केस में कॉज तो दोनों में ही होगी। एस्मा के केस में जो है इरिवर्सिबल एयरवे नैरोइंग है एज कम्पेयर टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इतनी इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो रही होती है, इट डिस्ट्रॉयज द लंग पैरेन्काइमा, इट डिस्ट्रॉयज द लंग रिकॉइल, ठीक है जी। और इसमें कोई चीज़ है जो आप लोगों को क्लियर ना हो? अच्छा, इतना ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर भी अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो लेक्चर, ऑब्वियसली उस तरह से तो नहीं हो सकते जैसे हम इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं अपने लेक्चर हॉल्स में। कोई सजेशन है तो आप लोग मुझे बता दो कि आप लोग किस तरह करना चाहते हैं लेक्चर को। दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट यू गाइस, ताकि आप लोग जब अपना पढ़ोगे आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको ईजी लगे। वो इसमें तो मैंने ऐसा जितनी नहीं डाली थी क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसकी पैथोजेनेसिस की भी ये फ्लो डायग्राम्स और पिक्चर्स वगैरह थी, इसलिए मैंने इसमें तो ऐड नहीं की। जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है मैं कोशिश करती हूँ उसमें मैं डाल दूँ, हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा, ताकि उसमें ये है कि चलो कुछ इंटरेस्ट रहता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो ये दो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो है वो कवर हो गए इसमें लेक्चर में। दो बाकी जो रह गई हैं एजमा, की पॉइंट्स, मतलब मैं किस तरह से, जैसे अब मैं करा रही हूँ वो ठीक है या और कोई मेथड अडॉप्ट करना है? सिनेरियोज बनाया करें। चलो कल हम एक सिनेरियो करेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम बचेगा। जैसे आज मैंने आपको ये इसके पैथोजेनेसिस के मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने और भी पिक्चर्स डाल दी थी आपके इंटरेस्ट के लिए, ये एक ब्लू बॉर्डर पिंक बॉर्डर वाली पिक्चर लगा दी थी। तो कल हम लोग सिनेरियो कर लेंगे। कल आप एस्मा और ब्रोंकिएक्टेसिस का आपका लेक्चर होगा, तो उसमें आपको सिनेरियो करवा देंगे, ठीक है। Anything else that you guys want to discuss or add on? We still have time, 7 minutes left. सिनेरियोज के डिफरेंशियल्स ये तो कब होगा ना, जब आप लोग डायग्नोज करोगे पहले। अच्छा, हम एक काम करेंगे कि जब ऐसे कर लेते हैं कि एक
आपका जो है सेशन वो इसी का ही रख लेंगे, सिनेरियोज का, ठीक है? व्हाट डू यू से? रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है आपका, जब आप लोग चैप्टर कर लोगे तब आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सिनेरियोज कर पाओगे, वरना तो आप अभी देखो 4 टॉपिक्स किए हैं, तो आपको पता ही नहीं 4 में से कोई एक सिनेरियो होगा, ठीक है? तो जब हम आप लास्ट इसका जो होगा सेशन, जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम एक सेशन करेंगे सिनेरियोज का, ठीक है? अब वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितने कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि सारे जो इंडिजीज एंटिटीज हैं मेन, उनमें से एक एक सिनेरियो हो, और डायग्नोज आप लोग ही करोगे। आई वुड लाइक अदर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एज वेल। पता नहीं वो सब ये इसको लॉग इन करके सो रहे होते हैं, फायदा ही हो रहा होता होगा मेरा ख्याल है आप लोगों को अगर सुन लो लेक्चर थोड़ा सा। घर में बैठ के और करना भी क्या है आजकल, बोरियत है बहुत, तो लेक्चर ही सुन लो थोड़ा सा। Just 4 or 5 students are responsive in every lecture. This is the trend that I've seen so far. We have to give feedback. With how many students were responsive. Okay, so you were saying जैसे हम MCQs करते थे, 4-5 MCQs after every lecture, और ये भी हो सकता है। आप लोग डिसाइड कर लो, आप 4-5 MCQs करने हैं आफ्टर एवरी लेक्चर, या फिर एट द एंड ऑफ द सेशन एक हम सिनेरियोस का कर लें, एंड ऑफ चैप्टर पे। ओके, ठीक है। नहीं, MCQs तो करना डुएबल है आफ्टर एवरी लेक्चर, ठीक है? MCQs पे डाल दिया करूँगी, बट दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम। आपको पता है यहाँ पर हम लोग आपको देख तो रहे नहीं होते हैं, तो आई हैव टू रिपीट अ लॉट जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है? पर आप लोग इसको एक दफ़ा रिवाइज भी करो। ओके, थैंक यू एवरीवन। I'll see you tomorrow inshallah with a new topic.